नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान में भौतिकी यानी कि फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस क्लास में उस पैटर्न पे अपन डिस्कस करेंगे जिस तरह के प्रश्न फिलहाल में पटवारी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और जो कि आने वाली आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए तो समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 28 फरवरी को प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को ही सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युति को क्या कहते हैं? दोस्तों, यह प्रश्न 17 मार्च के सेकेंड शिफ्ट के पेपर में पूछा गया है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी और दृष्ट धारा यानी कि डीसी। तो प्रश्न का मतलब है एसी को डीसी में परिवर्तित कौन करता है? तो दोस्तों, इस युक्ति को या यंत्र को रेक्टिफायर कहते हैं जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज कब की थी? दोस्तों, 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? दोस्तों, कार्य का मात्रक जूल है, जिसे अपन जे से डिनोट करते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है जो कि अंतरिक्ष में दूरी के मान के लिए उपयोग में लाई जाती है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश द्वारा चली गई चाल एक वर्ष के अंदर, और प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है लगभग 9.34 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग। अगला प्रश्न है, प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पाई के मान की जानकारी किसने दी थी? दोस्तों, आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम पाई के मान की जानकारी दी थी। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आर्यभट्ट ने ही त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की भी खोज की थी। साथ ही आर्यभट्ट ने ही चंद्रमा के प्रकाशित होने का कारण एवं चंद्र ग्रहण का कारण भी बताया था। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? दोस्तों, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? दोस्तों, पारसेक भी दूरी की इकाई है और पारसेक का मान होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर। और यदि इसे किलोमीटर में देखा जाए तो लगभग 30 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर पारसेक का मान होता है। अगला प्रश्न है, महान गणितज्ञ भास्कर ने ब्रह्मगुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया था? दोस्तों, भास्कर ने ब्रह्मगुप्त को गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? दोस्तों, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। दोस्तों, यह सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आपको पटवारी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या है? दोस्तों, पास्कल दाब का मात्रक है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? दोस्तों, कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता का गुणांक एसआई मात्रक है। फिर प्रश्न है, ऊर्जा किस तरह की राशि है? दोस्तों, ऊर्जा एक आदिश राशि है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनका सिर्फ परिणाम होता है और इनकी कोई दिशा नहीं होती, और इंग्लिश में आदिश राशि को स्केलर राशियां भी कहते हैं। आदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों, दूरी, समय, ताप, कार्य एवं शक्ति। इन सभी की दिशा नहीं होती, इनके सिर्फ परिणाम होते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होती है सादिश राशि जिसे इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं, और सादिश राशियों में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, और इसके एग्जाम्पल हैं गति, त्वरण,
विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, इन सभी में दोस्तों परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, द्रव्यमान राशि किस प्रकार प्राप्त की जाती है। दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग कैसा होता है। दोस्तों इनका वेग समान होता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से ही दोस्तों मॉक टेस्ट की सीरीज भी अथर्व एकेडमी चैनल पर स्टार्ट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मॉक टेस्ट आने वाली आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। साथ ही आज अपन फिजिक्स की क्लास देख रहे हैं, कल इसी समय पर दोस्तों अपन केमिस्ट्री की भी क्लास डिस्कस करेंगे और जिसमें जिस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या बताता है। दोस्तों यह नियम बताता है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। इसका मतलब है कोई भी स्थिर या गतिशील वस्तु है तो उसकी स्थिति और दिशा में जब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोविंद खुराना की क्या उपलब्धियां हैं। दोस्तों डॉक्टर गोविंद खुराना ने एश्योरी कोलाई नामक जीवाणु के 207 जीन बनाए थे। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों 16 मार्च के पटवारी के प्रश्न पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को के गिरने की आशंका का क्या कारण है। दोस्तों विश्राम जड़त्व या जिसे रेस्ट इनर्शिया के नाम से जाना जाता है वह अश्वारोही के गिरने का कारण हो सकता है। अगला प्रश्न है, बल किसका गुणनफल है। दोस्तों बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का वजन ध्रुवों पर कैसा होता है। ध्रुव यानी कि दोस्तों पोल्स पर मानव शरीर का वजन सर्वाधिक होता है क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का बल अधिक होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। दोस्तों 9.8 न्यूटन 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। अगला प्रश्न है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है। दोस्तों इसे टॉर्क के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि दोस्तों पानी जमने पर फैलता है, इस कारण से बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि दोस्तों बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इस कारण से बर्फ में चलने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न, लोहे की कीलें पारे में तैरती हैं जबकि पानी में डूब जाती हैं क्योंकि दोस्तों लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, इस वजह से पानी में लोहे की कीलें डूब जाती हैं। लेकिन लोहे का घनत्व पारे से कम होता है, पारा यानी कि मरकरी, इस वजह से लोहे की कीलें पारे में तैरती हैं। अगला प्रश्न, कितने तापमान पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। दोस्तों यह प्रश्न भी 16 तारीख की किसी एक शिफ्ट में आया है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है और यह प्रश्न दोस्तों पहले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा मात्रा बदलने पर। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन से स्याही किस कारण से निकलने लगती है। दोस्तों वायु दाब की कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, पृथ्वी की सतह से जितना ऊंचाई पे जाया जाए उतना वायु दाब कम होता जाता है और यही कारण है कि हवाई जहाज में वायु दाब की कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है।
अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। इस कारण से पानी जल्दी उबलने लगता है, और यह प्रश्न भी पहले कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जी स्टूडेंट दोस्तों, दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कैसा होता है? दोस्तों साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न, वायु दाब मापी रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत होता है? दोस्तों मौसम तूफानी होगा, इसका संकेत होता है अगर वायु दाब रीडिंग में अचानक गिरावट देखने को मिले। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वायु दाब का माप बैरोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है, और इसे ही वायु दाब मापी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा किस कारण से वायु में ऊपर जाकर फट जाता है? क्योंकि वायु दाब घट जाने के कारण गुब्बारा फट जाता है, क्योंकि उसके अंदर का वायु दाब या हाइड्रोजन के द्वारा लगाया हुआ दाब बाहरी दाब से अधिक रहेगा, और बाहर का वायु दाब कम होने के कारण वह फट जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? दोस्तों नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा का सृजन होता है। नाभिकीय संलयन ही दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में किस तरह की ऊर्जा होती है? दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, तो आप जाकर एक बार उन्हें भी जरूर देखिए। जब हम रबड़ के बने गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, उसका क्या कारण है? दोस्तों क्योंकि ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, द्रव्य ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश, यह कौन सा नियम है? दोस्तों यह नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, कार्य किस प्रकार की राशि है? दोस्तों कार्य एक आदिश राशि है। आदिश यानी कि दोस्तों स्केलर राशि है। अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या होता है? दोस्तों न्यूटन मीटर या जूल कार्य का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को। अगला प्रश्न है, गुरुत्व के विरुद्ध किसी वस्तु पर कार्य करने की इसकी स्थिति में परिवर्तन हो तब उस वस्तु में संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी? दोस्तों उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, जिसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम से जाना जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों किस प्रकार की राशियां हैं? दोस्तों यह तीनों आदिश यानी कि स्केलर राशियां हैं। इन तीनों में परिणाम तो होते हैं पर दिशा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में किस बल का प्रयोग होता है? दोस्तों इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसमें दूध से क्रीम निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या बदलाव आएगा? दोस्तों उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। और यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कैसा मालूम पड़ता है? दोस्तों तब उसे अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट त्वरण गति से नीचे जा रही हो तब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कैसा होगा? दोस्तों उसका प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा।
अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन को किस सन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों वर्ष 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, लोलक की काल अवधि किसके ऊपर निर्भर करती है? लोलक यानी कि दोस्तों पेंडुलम, जो घड़ी का पेंडुलम रहता है। लोलक की काल अवधि किसके ऊपर निर्भर करती है? दोस्तों यह लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई यदि 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या बदलाव आएगा? दोस्तों उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में लंबाई के मात्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? दोस्तों गज का प्रयोग किया जाता था और गज का मान होता था 36 इंच के बराबर। 36 इंच यानी कि दोस्तों 3 फीट के बराबर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है वह क्या कहलाती है? दोस्तों उस वस्तु को द्रव्य कहते हैं जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान होता है जिसका। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने जब वह आधारभूत रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों तत्व यानी कि एलिमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? दोस्तों क्योंकि लोलक की लंबाई गर्मियों में बढ़ जाती है, यही कारण है लोलक की घड़ियों को गर्मियों में सुस्त होने का। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? दोस्तों सतह तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। सतह तनाव यानी कि दोस्तों सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न है, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दोस्तों इस क्रिया को कहते हैं कोशिका क्रिया और इसी कारण से तेल दीप में बत्ती में तेल ऊपर की ओर उठता है। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई क्या है? दोस्तों पॉइज श्यानता की इकाई है। अगला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित महान वैज्ञानिक कौन था? दोस्तों आर्किमिडीज उत्प्लावकता से संबंधित महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया। उत्प्लावकता का सिद्धांत यानी कि दोस्तों कोई भी वस्तु अगर पानी पे तैरती है तो वह अपने वजन के बराबर का पानी विस्थापित करती है और यही सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज का संबंध दोस्तों ग्रीस से है और उत्प्लावकता को इंग्लिश में बॉन्सी फोर्स भी कहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया था कि वह वस्तु जितना वजन या जितना फोर्स पानी के ऊपर लगाएगी पानी के द्वारा भी उतना ही फोर्स उस वस्तु पर लगाया जाएगा और यही उसके तैरने का कारण है और इसी सिद्धांत पर आधुनिक जहाज बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? दोस्तों यह ग्रीस से संबंधित थे और ग्रीस की राजधानी दोस्तों एथेंस है। अगला प्रश्न है, विभावांतर का मात्रक क्या होता है? दोस्तों वोल्ट विभावांतर का मात्रक होता है और विभावांतर को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? दोस्तों यह अनंत यानी कि इन्फिनाइट होता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? दोस्तों ओम प्रतिरोध का मात्रक है। अगला प्रश्न है, घर में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगाए जाते हैं? दोस्तों यह समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या बताता है? दोस्तों यह बताता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। एक शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा पाई जाती है? दोस्तों शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों अलेक्जेंड्रो वोल्टा
वोल्टीय सेल के आविष्कारक थे? अगला प्रश्न है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? दोस्तों फैराडे ने। अगला प्रश्न, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज के लिए प्रयोग होने वाली तार किस मिश्र धातु से बनी होती है? दोस्तों यह टिन और शीशे से बनी होती है। अगला प्रश्न, विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु से बना होता है? दोस्तों यह नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? इन वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक दोस्तों आकाशीय बिजली से बचाने के लिए उपयोग में आता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? दोस्तों यह ऑरेस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया था। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दोस्तों फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर काम करती है। फैराडे का पूर्ण नाम है माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों वर्ष 1931 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यानी कि दोस्तों मास। अगला प्रश्न, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और एक प्रश्न और आता है कि प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम प्रोटॉन रखा था और गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसमें एक प्रोटॉन होता है। अगला प्रश्न है, अवसरब तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों अवसरब तरंग यानी कि इंफ्रासोनिक, और इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। हर्ट्ज दोस्तों तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। और एक होता है पराश्रब। ये है नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पराश्रब्द ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती? पराश्रब्द यानी कि दोस्तों अल्ट्रासोनिक, और इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज। और दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को कहते हैं श्रव्य, जिसे इंसानों द्वारा सुना जा सकता है। तो इसे भी दोस्तों याद रखिएगा, 20 से कम पराश्रव्य, 20 से कम अपश्रव्य और 20 से ज्यादा पराश्रव्य। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और सोनिक। सोनिक इंसानों द्वारा सुनी जा सकती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की अधिकतम चाल किसमें होती है? दोस्तों यह प्रश्न भी पहले कई बार आ चुका है। ध्वनि की अधिकतम चाल इस्पात में होती है। अगला प्रश्न, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि में क्या भेद होगा? दोस्तों भेद केवल ध्वनि की गुणवत्ता में अंतर के कारण किया जा सकेगा, बाकी कोई अंतर नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? यह प्रश्न भी पहले कई बार आ चुका है। दोस्तों परावर्तन के कारण ध्वनि तरंग प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, यानी कि इको उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न,
सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? सीधा, आभासी एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न, वह प्रकाशित यंत्र जो दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों दूरदर्शी या दूरबीन कहते हैं। और दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्थिव दूरदर्शी और एक होता है खगोलीय दूरदर्शी। इन्हें भी दोस्तों याद रखिएगा। और दूरदर्शी या दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैली ने किया था। अगला प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों यह उल्टा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा होता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक वर्ग किसे कहते हैं? दोस्तों लाल, हरा तथा नीला प्राथमिक वर्ण कहलाते हैं। ये दोस्तों वर्ण है, यहाँ मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने में निर्गत किरणों द्वारा पर्दे पर बनाए 7 रंगों का समूह होता है, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों रंगों के समूह को श्वेत प्रकाश का वर्ण क्रम कहते हैं। अगला प्रश्न, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है और इसी कारण से यह नौ संचालकों द्वारा या नाविकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति किस कारण बढ़ती हुई सुनाई देती है? दोस्तों डॉपलर प्रभाव के कारण ही पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ी हुई सुनाई देती है। अगला प्रश्न, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों 310 केल्विन। और यह प्रश्न भी आया था लेकिन ऑप्शन में सेल्सियस में था, तो याद रखिए दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। अगला प्रश्न, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? दोस्तों -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम संभव तापमान कितना है? दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव तापमान है। अगला प्रश्न, किसी मानव शरीर का सामान्य तापक्रम तापमापी में कितना होगा? दोस्तों 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमापी यानी कि थर्मामीटर। अगला प्रश्न, ठंड के दिनों में लोहे का टुकड़ा और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा लगता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है और यही कारण है कि लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा लगता है। अगला प्रश्न, शीतकाल में गर्म कपड़े क्यों पहने जाते हैं? दोस्तों क्योंकि गर्म कपड़े हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीष्म काल में सफेद कपड़े क्यों धारण करने चाहिए? क्योंकि दोस्तों सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है। अगला प्रश्न, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती? क्योंकि दोस्तों बाष्पीकरण की दर तेज रहती है तेज हवा वाली रात्रि में। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन नाम से जाना जाता है, जिसमें ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाई जाती है। और यह प्रश्न दोस्तों 17 तारीख यानी कि कल के पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। उसमें कपूर वाला नहीं पूछा गया था, उसमें यह पूछा गया था किसी ठोस से वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और कपूर और आयोडीन, आयोडीन भी दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य आर्द्रता में परेशानी महसूस करता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, उबलते हुए जल की अपेक्षा हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों वाष्प होगा, यहाँ प्रश्न रहेगा उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प से हाथ अधिक जलता है।
इसका क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि वाष्प में या भाप में गुप्त ऊष्मा होती है और यही कारण है कि भाप से हाथ पानी की अपेक्षा ज्यादा जलता है। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है यह नियम ऊष्मागतिकी का पहला नियम। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग किस तरह की तरंग है? दोस्तों यह अनुप्रस्थ तरंग है और यह प्रश्न भी दोस्तों 15 तारीख के पेपर में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रकाश पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? दोस्तों उच्च अपवर्तन सूचकांक हीरे की असाधारण चमक का कारण है। अगला प्रश्न, किस कारण से पानी से भरे बर्तन में दबाई गई या डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? दोस्तों अपवर्तन के ही कारण पानी में अगर छड़ी डुबाई जाए तो वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसका एक उदाहरण है? दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग तृष्णा। अगला प्रश्न, पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर इंडोस्कोपी कार्य करती है। साथ ही एक प्रश्न यह भी आता है कि किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है पेट एवं शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए? तो दोस्तों इंडोस्कोपी का। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण होता है? दोस्तों परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न, आकाश का रंग किस कारण से नीला प्रतीत होता है? दोस्तों रंग प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों धूल के कण वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल प्रकाश का। अगला प्रश्न, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि दोस्तों आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, और यह प्रश्न पहले कई बार आ चुका है, अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है अस्त होते समय। अगला प्रश्न, किस कारण से साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनते हैं? दोस्तों परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण साबुन के झाग में चमकदार रंग दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, मोटर कार में पराश्रय दृश्य या पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में होता है? दोस्तों उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव आंख का रेटिना किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है मानव आंख का रेटिना। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे अगर दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाए। अगला प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला कैसा प्रतीत होता है? दोस्तों यह अवतल लेंस के जैसा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? दोस्तों 0 डायोप्टर धूप के चश्मे की क्षमता होती है। अगला प्रश्न, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? दोस्तों वह हरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? दोस्तों तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है और तरंग दैर्ध्य पर है दोस्तों 17 मार्च यानी कि कल के पटवारी के एग्जाम में भी प्रश्न आया है। अगला प्रश्न, मूल रंग कौन से हैं? दोस्तों नीला, हरा एवं लाल मूल या प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न,
सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? दोस्तों बैगनी प्रकाश सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। अगला प्रश्न, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनता है? दोस्तों सफेद रंग बनेगा अगर लाल प्रकाश, हरा प्रकाश और नीला प्रकाश समान अनुपात में मिलाया जाए तो। अगला प्रश्न, कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कैमरे में उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों आंख का आइरिस आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कल के 17 तारीख के एग्जाम में दूरदृष्टि वाला प्रश्न आया था। दोस्तों अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के चश्मे में। अगला प्रश्न, हाँ यही कल के उसमें आया था दूरदृष्टि वाला। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि या इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों गैलीलियो गैली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? दोस्तों कूलम्ब विद्युत आवेश की इकाई है। अगला प्रश्न, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहां रहता है? दोस्तों उसके बाहरी पृष्ठ पर उसका संपूर्ण आवेश रहता है। अगला प्रश्न, वस्तुओं का आवेशन किसके फलस्वरूप होता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण वस्तुओं का आवेशन होता है। अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? दोस्तों चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न, धातुएं विद्युत की कैसी चालक होती हैं? अधातुएं दोस्तों अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अगला प्रश्न, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा कब नहीं बहती? दोस्तों जब भी वह समान विभव पर हो तब उनके बीच विद्युत धारा नहीं बहती। ये थी आज की हमारी फिजिक्स की क्लास। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा अथर्व एकेडमी पर मॉक टेस्ट सीरीज वाली क्लास भी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उसे भी जरूर देखिए, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे पटवारी में जिस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। साथ ही डेली एनालिसिस वाली क्लास भी शाम को मैं अपलोड करता हूं, तो उसे भी जरूर देखिए। एनालिसिस से भी दोस्तों बहुत फायदा मिल रहा है और लगभग 2 से 3 टॉपिक के प्रश्न अभी तक की शिफ्टों में देखने को मिले हैं जो रिपीट हुए हैं सेम टॉपिक से। और कल फिर हाजिर होता हूं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।